साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 49,000 ग्रामीण अधिवास जल प्रदूषण से प्रभावित हैं। तो देखिए, जल संसाधन पर स्थायी समिति ने चिंता प्रकट करते हुए रेखांकित किया है कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, लोहा, नाइट्रेट, भारी धातु और उच्च लवणता के कारण कई अधिवास दूषित जल से प्रभावित हैं। इसके प्रमुख निष्कर्षों में शामिल है: पहला, वित्त वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के अंत में जल जीवन मिशन के तहत अव्ययित शेष राशियों में और अधिक वृद्धि हो गई थी, जिसका व्यय नहीं किया गया है। शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता 20,000 रुपये है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि मात्र 12,000 रुपये है। अब जो टिप्पणियां की गई हैं, जो सिफारिशें, उनकी यदि बात करें तो टिप्पणी में पहला है, लोहे और लवणता जैसे अन्य दूषित पदार्थों से प्रभावित बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्रवाइयों के संबंध में स्पष्टता का अभाव है और यह जल की गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों का बड़ा हिस्सा है। दूसरी टिप्पणी क्या है? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में कमी आई है। तीसरी टिप्पणी है, कुछ उद्योगों द्वारा हानिकारक और अनुपचारित रसायनों को विमुक्त करने की सूचना के संबंध में गैर गंभीर दृष्टिकोण प्रदर्शित किया गया है। जो इसके संबंध में सिफारिशें हैं, इसमें पहली सिफारिश है कि ऐसे अधिवासों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी जल गुणवत्ता प्रभावित अधिवासों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए संबंधित राज्यों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा, पर्याप्त संख्या में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जानी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA वार्ता के संबंध में। तो देखिए, ध्यातव्य है कि इसके संबंध में औपचारिक वार्ता सितंबर 2021 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य मार्च 2022 तक एक समझौते पर हस्ताक्षर करना है। दोनों देशों ने उन क्षेत्रों में उत्पादों को सूचीबद्ध किया है जिसके लिए वे हाल ही में आयोजित तीसरे दौरे की वार्ता में परस्पर छूट चाहते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार संबंधों के बारे में बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2019-20 में $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2021 में UAE भारत का तीसरा, अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा वस्तु निर्यात बाजार रहा है। संयुक्त अरब अमीरात भारत में 8वां सबसे बड़ा निवेशक है और इसने अप्रैल 2000 और मार्च 2021 के मध्य 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। समझौते पर हस्ताक्षर का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, उसकी यदि बात करें तो इसका पहला पॉइंट है इसमें, इसके माध्यम से द्विपक्षीय पण्य व्यापार में आगामी 5 वर्षों में $100 बिलियन तक बढ़ने की अपेक्षा है। वित्त वर्ष 2021 में यह व्यापार $43 बिलियन का रहा है। वहीं UAE जो है, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, संपूर्ण अफ्रीका और विश्व के कई अन्य भागों के लिए प्रवेश द्वार है। संयुक्त अरब अमीरात में भी बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी निवासरत हैं। यह वस्त्र, रत्न और आभूषण, चमड़े, जूते तथा खाद्य उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है। यह समझौता प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ निष्पक्ष और संतुलित व्यापार समझौते स्थापित करने की भारत की एक व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है। विशेष रूप से भारत के चीन के प्रभुत्व वाली बेल्ट एंड रोड पहल का भाग नहीं होने के बाद यह समझौता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के बारे में। यह क्या होता है? देखिए, जब देश मुक्त व्यापार समझौते से अगले चरण में प्रवेश करते हैं, तब वे अधिकाधिक रूप से आर्थिक एकीकरण के लिए सहमत प्रकट करते हैं। इसका परिणाम व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA या CEPA या इनका संयोजन होता है। CECA में नकारात्मक सूची और प्रशुल्क दर कोटा मदों को छोड़कर सूचीबद्ध सभी वस्तुओं पर चरणबद्ध तरीके से केवल प्रशुल्क में कमी या उन्मूलन शामिल है। CEPA सेवाओं और निवेश एवं आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में व्यापार को भी शामिल करता है। आगे चलते हैं। भारत ने वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की विजय के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया। यह आयोजन नई दिल्ली में इंडिया गेट लॉन में भारत पाक युद्ध वर्ष 1971 में लड़ा गया था। में बांग्लादेश की मुक्ति में सशस्त्र बलों की वीरता एवं दक्षता तथा उनके योगदान की स्मृति में किया गया था। दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल को बदल देने वाला यह युद्ध
भारत ने इस आधार पर लड़ा था कि अन्याय कहीं भी हो, वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। युद्ध के परिणाम क्या हुए? तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हो गया था। 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना गया था। शिमला समझौते पर 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें वर्ष 1971 के युद्ध के परिणामों को उलटने की मांग की गई थी। समझौते के तहत दोनों देशों ने संघर्ष और टकराव को समाप्त करने तथा स्थायी शांति, मित्रता एवं सहयोग की स्थापना की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया था। साथ ही जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा की अनुलंघनता बनाए रखना भी समझौते के प्रमुख बिंदुओं में से एक था। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के दौरान शिमला समझौते का ईमानदारी से पालन किया है। संबंधित सुर्खियों में पहला भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस विश्व भर में भारतीय दूतावासों द्वारा मनाया गया था। यह बांग्लादेश के गठन के 50 वर्ष तथा नई दिल्ली और ढाका के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष तथा भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष की स्मृति में मनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए रिएक्टर के बारे में। तो देखिए, यदि भारत को वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है तो उसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन की अपनी वर्तमान क्षमता को 15,000 मेगावाट से बढ़ा करके 2031 तक 22,480 मेगावाट करने के लिए कई अन्य परमाणु संयंत्रों की आवश्यकता होगी। उच्च तापमान रिएक्टरों का उपयोग करके जल को गर्म करना और फिर इलेक्ट्रोलाइजर में जल को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विभाजित करना ऊर्जा प्रदान करने का एक लागत प्रभावी तरीका है। भारतीय HTR अर्थात उच्च तापमान रिएक्टरों के विकास कार्यक्रम में 2 तत्व थे। पहला, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए 100 किलोवाट तापीय व 1000 डिग्री सेल्सियस पोर्टेबल कॉम्पैक्ट उच्च तापमान प्रौद्योगिकी तापमान रिएक्टर तथा दूसरा एक 600 मेगावाट तापीय व 1000 डिग्री सेल्सियस भारतीय उच्च तापमान रिएक्टर हाइड्रोजन या IHTR-HA। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन को किसी नवीकरणीय स्रोत द्वारा उत्पादित विद्युत धारा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, जैसे कि सौर फोटोवोल्टिक या पवन टरबाइन के द्वारा। वहीं इसके संभावित अनुप्रयोगों में परिवहन, स्थायी विद्युत जैसे बैकअप पावर यूनिट और वहनीय अनुप्रयोग जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, मनोरंजक उपकरण आदि शामिल हैं। भारत में किए गए उपाय के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप का परिवर्तन किया गया है। वर्ष 2020 में दिल्ली हाइड्रोजन युक्त CNG के साथ बसें संचालित करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया। दिल्ली जो है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लेह में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस परियोजना आरंभ की जाएगी। राष्ट्रीय जल विज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन के प्रकार के बारे में बात करें तो इसमें जो कुछ प्रकार हैं उनको एक करके देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, यह जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। वहीं पिंक या पर्पल या रेड हाइड्रोजन, यह परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। वहीं टर्कोइज क्या होता है? टर्कोइज हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय मीथेन अर्थात मीथेन पायरोलिसिस के तापीय विघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन होता है। यह ठोस कार्बन का उत्पादन होता है। वहीं ब्लैक या ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है? स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का उपयोग करके प्राकृतिक गैस से निष्कर्षित हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन ग्रिड से प्राप्त विद्युत का उपयोग करके विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन। और वहीं व्हाइट हाइड्रोजन क्या होता है? औद्योगिक प्रक्रियाओं के उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पादित हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन धूसर या भूरे रंग का ऐसा हाइड्रोजन जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रच्छादित या पुनः प्रयोज्य हो। वहीं ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन से निष्कर्षित हाइड्रोजन आमतौर पर गैसीकरण का उपयोग करके कोयले से निष्कर्षित की जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने संसद में उदय अर्थात उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस इस योजना के निष्पादन की समीक्षा प्रस्तुत की है। देखिए, समीक्षा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2020 के बीच राज्य के स्वामित्व वाले समकक्षों की तुलना में दक्षता के स्तर में तीव्र सुधार दर्ज किया है। ज्ञातव्य है कि डिस्कॉम विश्लेषण की अवधि की शुरुआत में पहले से ही अधिक कुशल रहे हैं। डिस्कॉम विश्लेषण की अवधि की शुरुआत में
पहले से ही अधिक कुशल रहे हैं। राज्य उपयोगिताओं ने समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल AT&C हानि में वित्त वर्ष 2016 के 23.7% की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 20.9% की औसत गिरावट सूचित की है। साथ ही विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व, जिसे ACS एंड ARR कह सकते हैं, अंतराल में कमी को भी सूचित किया है। ध्यातव्य है कि केंद्र ने डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वित्त वर्ष 2016 में उदय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में ऋण पुनर्गठन पर विशेष बल दिया गया था। इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2019 तक विद्युत वितरण कंपनियों के लिए AT&C हानि अर्थात समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि को 15% तक कम करना और प्रति यूनिट ACS एंड ARR अंतराल अर्थात आपका विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व अंतराल को शून्य स्तर तक कम करना था। हालांकि यह योजना निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने वर्ष 2021 में 3.03 लाख करोड़ रुपए की लागत के साथ सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध एक नई योजना पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना की घोषणा की थी 2021 में। इस नवीन योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को आपूर्ति से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए परिणाम संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर AT&C हानियों अर्थात समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को 12 से 15% तक कम करना और वर्ष 2024-25 तक ACS एंड ARR अंतराल अर्थात विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व अंतराल को शून्य करना है। आगे चलते हैं, जो कुछ सुर्खियों में चीजें रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC के बारे में। तो देखिए, हाल ही में RBI की सहायक कंपनी DICGC ने शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ज्ञातव्य है कि ये बैंक RBI द्वारा प्रतिबंधित हैं। DICGC का गठन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 के तहत किया गया था। यह अधिनियम बैंकों में जमा राशियों के बीमा और ऋण सुविधाओं की गारंटी के उद्देश्य एक निगम की स्थापना का प्रावधान करता है। केंद्र ने उन जमाकर्ताओं को आश्वासन प्रदान करने के लिए DICGC अधिनियम में संशोधन पारित किया था जिन्हें बैंक के डूबने या दिवालिया होने की स्थिति में केवल 1 लाख रुपए प्राप्त होते थे। इस क्रेडिट गारंटी को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला है कोविड के चरम स्तर के दौरान डंपिंग रोधी शुल्क दोगुना हो गया। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि अमेरिका, भारत और चीन के नेतृत्व वाले देशों ने महामारी की अवधि जुलाई 2020 से जून 2021 में स्टील एवं रसायनों जैसे कुछ सामानों के सस्ते अंतर्वाह के विरुद्ध डंपिंग रोधी उपायों को अपने उपयोग को दोगुना कर दिया था। यह आपका डंपिंग रोधी उपाय है क्या? यह एक आपका संरक्षणवादी प्रशुल्क है। इसे एक देश की सरकार द्वारा विदेशी आयातों पर लगाया जाता है। इस प्रशुल्क की वसूली के लिए सरकारों का एक वैचारिक आधार यह है कि विदेशों से आयातित वस्तुओं का मूल्य उसके घरेलू बाजार मूल्य से कम रहे। अगला है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक शैंक मिसाइल के बारे में। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना ने पोखरण रेंज में देश में विकसित एवं हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली टैंक विध्वंसक सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह जो सैंट मिसाइल है, यह एक अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव तकनीक से लैस है। यह तकनीक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उच्च परिशुद्धता के साथ हमला करने की क्षमता प्रदान करती है। यह 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। इसका सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करेगा। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और अधिक मजबूत बनाने हेतु लंबी दूरी के बम तथा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के बाद हाल के दिनों में परीक्षण किए जाने वाले स्वदेशी स्टैंड ऑफ हथियारों की श्रृंखला में तीसरी मिसाइल है। आगे चलते हैं, विस्तारित रेंज पिनाका रॉकेट प्रणाली पिनाका ER के बारे में। तो हाल ही में पिनाका ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MRLS का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नई पिनाका ER इसे लगभग 70 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्रदान करती है। यह मिसाइल की 45 किलोमीटर की मौजूदा रेंज से अधिक है। पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है। इसे पुणे स्थित DRDO आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान प्रयोगशाला तथा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एरिया डेनियल म्यूनिशंस
एडीएम और स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूज के भी सफल परीक्षण किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं एडीज मच्छर के बारे में। तो एडीज मच्छर जो है ये मूल रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, परंतु जब ये जलवायु परिवर्तन और तेजी से गर्म हो रहे विश्व के कारण, मतलब अब ये जलवायु परिवर्तन और तेजी से गर्म हो रहे विश्व के कारण अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर मौजूद है। एंडीज संचारित वायरस में डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और पित्त ज्वार शामिल हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख डेटा अपडेट के बारे में। तो देखिए हत्या या अवैध तस्करी के संबंध में, तो वर्ष 2018 से वर्ष 2020 के बीच भारत में वन्य जीवों की हत्या या अवैध तस्करी के लगभग 2054 मामले दर्ज किए गए हैं। इन 3 वर्षों में लगभग 3836 आरोपियों को इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। महिला श्रम बल भागीदारी दर के बारे में, LFPR के बारे में, महामारी 2018-19 से पहले नवीनतम आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण में महिला श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों की 55.6%, 55.6% की तुलना में केवल 18.6% थी। यह जो महिला श्रम बल भागीदारी दर है यह भी दर्शाता है कि विवाहित महिलाओं हेतु कृषि कार्य के लिए सबसे पसंदीदा क्षेत्र है। इससे प्रकट होता है कि शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं का जो महिला श्रम बल भागीदारी दर है वो अधिक है। आगे बात कर लेते हैं थ्रिप्स परवीशिपन्स के बारे में। तो यह एक आक्रामक कीट है जिसका तीव्र प्रसार हो गया है। इस कीट से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग 9 लाख एकड़ क्षेत्र में मिर्च की फसल प्रभावित हुई है। यह कीट पहली बार वर्ष 2015 में इंडोनेशिया में पाया गया था। अधिक संक्रमण के कारणों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग शामिल है, जिसके कारण कीट ने प्रतिरोध विकसित कर लिया है। आगे बात कर लेते हैं सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में। तो देखिए प्रधानमंत्री ने सरयू, जो कि घाघरा की सहायक नदी है, नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। यह परियोजना लगभग 29 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। इस परियोजना पर कार्य वर्ष 1978 में शुरू हुआ था। वर्ष 2016 में इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया था। इस परियोजना में जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ना भी शामिल है। ध्यान रखिएगा 5 नदियों को जोड़ा जाएगा, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। आगे चलते हैं अमुक्त माल्याद के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्याद को तेलुगु साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक माना जाता है। अमुक्त माल्याद अंडाल की कथा है। अंडाल कौन है? यह दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों, भगवान विष्णु के जो उपासक हैं, इनमें से एकमात्र महिला संत थी। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अन्य साहित्यों में मदालसा चरित्र, सत्यवधु, परिणय, रसमंजरी और जामवती कल्याण, ये सभी जो है संस्कृत में हैं, ये शामिल हैं। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु विद्वानों और कवियों को दी गई सामूहिक उपाधि है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन थे इन 8 तेलुगु विद्वानों में? अल्लशानी पेद्दाना को आंध्र कविता के पितामह के रूप में भी जाना जाता है, जो कि इस अष्टदिग्गज में शामिल थे। आगे चलते हैं महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश पहल के तहत महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग मंदिरों पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। एक ज्योतिर्लिंग या ज्योतिलिंगम भगवान शिव की भक्ति का एक प्रतीक है। यह ज्योति का अर्थ है प्रभा और लिंगम का अर्थ है भगवान शिव की एक छवि या चिन्ह। भारत में भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इन सभी 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन करता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। महाराष्ट्र में प्रमुख जो ज्योतिर्लिंग है उसमें त्र्यंबकेश्वर है, जहाँ कुंभ मेला लगता है, भीमाशंकर है, ग्रीसनेश्वर आदि हैं। आगे चलते हैं सुर्खियों में रहे चर्चित स्थलों के बारे में। तो देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व या बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में कम से कम 23 वर्ष बाद एक रॉयल बंगाल टाइगर को बक्सा टाइगर रिजर्व में देखा गया। इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? यह अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण उत्तर पूर्वी भारत के सबसे पूर्वी विस्तार पर स्थित है। यह अत्यधिक स्थानिक इंडो मलय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। संवेदनशील तराई पारिस्थितिक तंत्र इस रिजर्व क्षेत्र का एक हिस्सा है। ये स्थान कहाँ है? तो देखिए स्थान दूसरा जो है इसी में बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र जिले के अलीपुरद्वार सब डिवीजन में स्थित है। ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है इसकी उत्तर सीमा भूटान के साथ लगती है। भूटान का फिप्सू वन्यजीव अभ्यारण्य बीटीआर के उत्तर में स्थित है।
ठीक है, कहाँ पे है? बीटीआर के उत्तर में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान बीटीआर के पूर्व में स्थित है। यह भारत और भूटान के मध्य हाथियों के प्रवास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, बीटीआर मतलब बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।